हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। अकाउंटिंग रेशो का टॉपिक हम कर रहे हैं थर्ड बुक अकाउंटेंसी ट्वेल्थ की, और ये कोर्स के एंडिंग की तरफ हम अपना लेके जा रहे हैं। इसके बाद एक ही चैप्टर हमारा बचता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इस बुक का नाम है। अकाउंटिंग रेशो में हम 2 रेशो कर चुके थे, 2 और जो रेशोज़ हैं और उनमें जो इस साल के कोर्स में हैं उनको हम देखेंगे। एक्टिविटी रेशो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो बचती हैं टाइप्स में। 2 टाइप हम इससे पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो आज हम इन 2 टाइप की जितनी भी रेशो हैं उनको समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आती हैं हमारे पास एक्टिविटी या टर्नओवर रेशो। एक तो ये रेशो आपको याद रखना है कि ये रेशो हमेशा टाइम्स में प्रेजेंट की जाती हैं। जब इनके आंसर आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे 2 टाइम्स, 2.5 टाइम्स। तो टाइम्स वर्ड यूज़ किया जाता है एक्टिविटी या टर्नओवर रेशो में। These ratio indicate the speed at which activity of the business are being performed। किस स्पीड में या कितने टाइम्स में जो है एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही हैं। एक्टिविटी रेशियो एक्सप्रेस द नंबर ऑफ टाइम, जो मैं आपको बता ही रहा था। एसेट एम्प्लॉयड, जितने इस एसेट हमने लगा रखी हैं, इज टर्न्ड इनटू सेल, और उनसे कितनी सेल हम कर पा रहे हैं उसकी नंबर ऑफ टाइम एक अकाउंटिंग पीरियड में हमें पता चल पाता है। इसलिए ज़्यादातर रेशो के नीचे आप रेवेन्यू देखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जितनी हायर टर्नओवर रेशो होगी हमारी, मींस बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट हो रहा है, और सिग्निफाई करता है कि हम एफिशिएंसी के मामले में बड़े अच्छी कंडीशन में हैं और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी उतनी ही अच्छी है। इसीलिए इन रेशो को हम एफिशिएंसी रेशो के नाम से भी जानते हैं कि मैनेजमेंट की एफिशिएंसी हम इसके थ्रू चेक कर सकते हैं। देखिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, जिसको हम स्टॉक टर्नओवर रेशो पहले कहते थे। फिर ट्रेड रिसीवेबल रेशो, जिसके अंदर बिल रिसीवेबल और डेटर्स आते हैं। फिर है ट्रेड पेबल रेशो, जिसके अंदर आप बिल्स पेबल और जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उनको पाओगे। और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, जिसमें वर्किंग कैपिटल होगी और आपकी सेल होगी। एक एक करके इनको समझते हैं आगे। सबसे पहले आती है हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, जिसको हम स्टॉक टर्नओवर रेशो भी पहले कहते थे, क्योंकि स्टॉक का नाम ही क्या है, इन्वेंट्री है। तो ये डिटरमाइन करती है नंबर ऑफ टाइम इन्वेंट्री या स्टॉक इज कन्वर्टेड इनटू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब कि आप सेल में कुछ जो इन्वेंट्री थी आपको उसको कन्वर्ट कर पाए, ठीक है, ड्यूरिंग एक अकाउंटिंग पीरियड इज अंडर कंसिडरेशन। और ये इसके कैलकुलेशन करने का ये फार्मूला होता है, जिसमें आपकी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम पहले COGS कहते थे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का अपना फार्मूला होता है जो आपको ज़्यादातर को पता ही होगा कि आपको इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस होता है क्लोजिंग स्टॉक, या जिसको हम चेंज इन इन्वेंट्री कहते हैं, वो भी आती है। ओपनिंग स्टॉक में से अगर हम क्लोजिंग स्टॉक घटा दें तो वो चेंज इन इन्वेंट्री होती है। तो चेंज इन इन्वेंट्री, परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कॉम्बिनेशन होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। अब डिवाइडेड में होती है एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट की जाती है कि स्टॉक बिगिनिंग में कितना था और स्टॉक एट द एंड कितना था, उसको एवरेज निकालनी है। तो ये 2 आइटम्स हैं, तो आपको डिवाइड कैसे करना पड़ेगा, 2 से। तो अगर एवरेज इन्वेंट्री को आप COGS से, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कितनी है। अब ये क्या सिग्निफाई करती है, कि क्या हमें बताती है अगर हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो को निकालते हैं, तो इट स्टडी द फ्रीक्वेंसी ऑफ कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स इनटू रेवेन्यू। जो आपका जितना स्टॉक है वो कितनी जल्दी कन्वर्ट होकर सेल बना, ये उसकी फ्रीक्वेंसी को हमें बताती है। इट आल्सो ए मेजर ऑफ लिक्विडिटी, इससे आपकी तरलता का भी आपको पता चलता है, क्योंकि जब रेवेन्यू में कन्वर्ट होगा दैट्स मीन्स वो कहीं ना कहीं कैश में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए लिक्विडिटी की तरफ ही ये जाता है। इट डिटरमाइन हाउ मैनी टाइम इन्वेंट्री इज परचेज्ड और रिप्लेस्ड ड्यूरिंग ए ईयर। एक साल में आपने कितनी बार स्टॉक खरीदा या कितना स्टॉक खरीदा और उसको कितनी बार चेंज किया, ये इससे पता चलता है। ये जितनी लो होगी, लो टर्नओवर ऑफ इन्वेंट्री मे बी ड्यू टू बैड बाइंग और ऑब्सोलीट इन्वेंट्री, आपने सही ढंग से नहीं खरीदा, सही चीज़ों को नहीं खरीदा, इसीलिए वो रेवेन्यू में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा।
या आपकी इन्वेंट्री क्या हो गई, यूज़ करने की कंडीशन में नहीं रही, ऑब्सोलीट हो गई। जितनी ये हाई होगी, मतलब कि हाई टर्नओवर इज गुड बट इट मस्ट बी केयरफुली interpreted as it may due to buying in small lot or selling quickly at low margin to realize cash। तो आप दो ही तरीके से काम कर सकते हो, इस टर्नओवर को आप बढ़ा इसी तरीके से सकते हो, या तो आप छोटे छोटे किस्तों में उसको बेच रहे हो, और या आप क्या कर रहे हो, उसको बहुत जल्दी से बेचने की कोशिश के अंदर कम मार्जिन पर चीज़ों को बेच रहे हो। तो हाई टर्नओवर रेशो इन्वेंट्री अच्छी होती है, बट वहाँ ये भी इंटरप्रिटेशन ज़रूरी है कि आपने उसको कैसे अचीव किया। तो ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हमें सिग्निफाई करती है। अब आता है दूसरी रेशो का नंबर जो है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। तो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब सन्ड्री डेटर इसके अंदर आएंगे, एंड क्या आएंगे, बिल रिसीवेबल, जिसको हम BR कहते हैं। ये दोनों मिलकर आपके ट्रेड रिसीवेबल बनते हैं। ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू दैट, इट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कि जो आपने क्रेडिट सेल की है उस क्रेडिट सेल का रिलेशन बताया जाता है ट्रेड रिसीवेबल से, क्योंकि क्रेडिट सेल से ही ट्रेड रिसीवेबल बनते हैं, ये भी दोनों उधार से ही संबंधित हैं। तो जितना आपने इस साल उधार में माल बेचा और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं, वो इस रेशो के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं या इन दोनों के रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। एवरेज जब भी निकलेगी तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 ही होगा, जैसे एवरेज इन्वेंट्री में था। इसकी एक्सप्रेशन भी आपकी टाइम्स में ही होगी, इस बात को आपको याद रखना है। अब ये हमें क्या सिग्निफाई करती है, तो रेशो इंडिकेट द नंबर ऑफ टाइम द रिसीवेबल, जिनसे पैसा लेना है, आर टर्न्ड ओवर एंड कन्वर्टेड इनटू कैश। आपने उनसे पैसा ले लिया और उसको कैश में कन्वर्ट कर लिया एक अकाउंटिंग पीरियड में, ये इससे पता चलता है। जितनी ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो हाई होगी, दैट्स मीन्स आप बहुत जल्दी क्या कर रहे हो, पैसे को कलेक्ट कर रहे हो अपने ट्रेड रिसीवेबल से, मतलब कि जिनको आपने उधार में माल बेच रखा है वो आपको स्पीडली पैसा वापस लौटा रहे हैं। दिस रेशो आल्सो हेल्प इन वर्किंग आउट द एवरेज कलेक्शन पीरियड, निकालने में काम आती है कि आपने कितने दिन में पैसा जो है वापस पा लिया सेल करने के बाद उधार में। तो उसका फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ डेज या मंथ ऊपर आते हैं, और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो जो आपने पीछे से निकाली है वो क्या आती है, नीचे आती है। मान लिया नंबर ऑफ मंथ जो है 12 हैं और आपकी 4 टाइम क्या आई थी, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो आई थी। इसका मतलब एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है वो 3 मंथ आ जाएगा, कि आप 3 मंथ में पैसा क्या कर लेते हो, कलेक्ट कर लेते हो। ये जितनी हाई जाएगी ये उतना ही आप जल्दी पैसा कवर कर पा रहे हो। अगर यहाँ 9 हो जाएगा तो और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जितनी हाई होगी इसका मतलब आप कलेक्शन जल्दी कर रहे हो, ये हमें पता चलता है। नेक्स्ट अगर चलें तो वो ट्रेड पेबल है जो जस्ट इसके अपोजिट है, वहाँ पर नेट क्रेडिट सेल थी, यहाँ पर नेट क्रेडिट परचेज ऊपर है। एवरेज ट्रेड पेबल है, एवरेज ट्रेड पेबल में क्या क्या आता है, बिल्स पेबल आता है और सन्ड्री क्रेडिटर आते हैं। तो उसी तरीके से है, कुछ अलग नहीं है, बस यहाँ आपकी पेमेंट की बारी है, वहाँ आप पेमेंट रिसीव कर रहे थे, बस इतना सा डिफरेंस है। ये क्या सिग्निफाई करती है कि जितनी आपने इसको लो रख रखा है, मतलब कि जितनी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो लो है, मीन्स क्रेडिट अलाउ बाय द सप्लाई इज़ फॉर ए लॉन्ग पीरियड। ऑब्वियसली जब वहाँ ज़्यादा हमें अगर रेशो ज़्यादा कर रहे थे इसका मतलब पैसा जल्दी मिल रहा था, तो अगर रेशो ये वाली लो होगी इसका मतलब आपको आपका सप्लायर ज़्यादा समय दे रहा है उधार को पे करने के लिए। तो इट मे रिफ्लेक्ट डिलेड पेमेंट टू सप्लायर विच इज़ नॉट वेरी गुड पॉलिसी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके लिए बहुत अच्छी पॉलिसी है। अगर आपको 6 महीने मिल रहे हैं उधार को पे करने के लिए तो ये इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है आपकी। वो ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि आप 6 महीने तक पैसा वापस करने की कंडीशन में नहीं हैं। तो चाहिए हमें भी ये हाई, जब ही हमारी मार्केट में रेपुटेशन क्या होगी, अच्छी होगी। हाँ, बट कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है कि हम चाहते हैं कि जितनी ज़्यादा लो हो, जब हम सही कंडीशन में ना जब, पर उससे हमारी रेपुटेशन पर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क पुट जरूर होता है।
तो एक्चुअली ये दोनों ही हायर ही हमारे लिए फ़ायदा है। जैसे वहाँ एवरेज कलेक्शन पीरियड था, यहाँ पर एवरेज पेमेंट पीरियड होता है। फॉर्मूला वही है सेम, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो नीचे आती है, नंबर ऑफ डेज या मंथ ऊपर आते हैं। आगे चले तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटी रेशियो की लास्ट रेशियो आज इस साल के कोर्स में जो रिलेशनशिप बताती है कि सेल का, जिसको हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं, और वर्किंग कैपिटल का क्या रिलेशन है। वर्किंग कैपिटल जो है वो अपने आप में इक्वल है, अभी थोड़ी देर पहले भी आया था। तो वर्किंग कैपिटल को आप कैसे फाइंड आउट करते हो, आप करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी को माइनस कर दें तो ये क्या आ जाएगी, आपकी वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। कभी कभी ये दोनों चीज़ें गिवन नहीं होती, बाकी बहुत सारी चीज़ें गिवन होती हैं, तो हम उनसे भी निकाल सकते हैं। ऐसा कोई इतनी बड़ी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको क्या करना है, देखिए यहीं लेके आना है कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी को माइनस कर कर आपका सारा पैसा निकले, ये आपको देखना होता है वर्किंग कैपिटल। तो अगर शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स पता हैं तो आप उसके बेस पर भी इसको निकाल सकते हैं। कोई इतना बड़ा जो है उसमें दिक्कत नहीं आपको आएगी, ठीक है। तो उस वाले फॉर्मूले से भी हम इसको निकाल सकते हैं, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। पर नॉर्मली इसका फार्मूला ये होता है कि जो करंट एसेट्स होती हैं उसमें से हम करंट लाइबिलिटी माइनस कर देते हैं। क्या सिग्निफाई करती है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वो ये सिग्निफाई करती है कि हाई द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज़ गुड साइन, ये एक अच्छा साइन है। इम्प्लाई करता है कि आप यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो है रेवेन्यू जनरेट उससे जल्दी हो रहा है, टाइमली हो रहा है। हायर टर्नओवर रिफ्लेक्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन रिजल्टिंग इन हायर लिक्विडिटी निकल के आती है, प्रॉफिटेबिलिटी भी निकल कर आती है। तो ऑब्वियसली है लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जब भी अच्छा माना जाता है जब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या आए, ज़्यादा आए, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आती है, जिसके अंदर 5 रेशियो हैं। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब प्रॉफिट को असेस किया जाता है डिफरेंट मोड में। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आर कैलकुलेटेड टू एनालाइज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस विच इज़ द आउटकम ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। तो हमें पता चलता है कि हम प्रॉफिट कितना कमा पाए डिफरेंट लेवल पर, तो वो इस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से हम फाइंड आउट कर पाते हैं। देयर इज़ ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट एंड द एफिशिएंसी। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा इसका मतलब फर्म की मैनेजमेंट उतनी ज़्यादा एफिशिएंट थी। तो इनमें बहुत अच्छा क्लोज रिलेशनशिप होता है विद विच द रिसोर्सेज एम्प्लॉयड इन द बिजनेस आर यूटिलाइज्ड। ये हमारी रेशोज़ हैं जिनको हम एक एक करके अब पढ़ेंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ये हमें बताती है कि आपकी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कितना अच्छा है और आप कितनी एफिशिएंटली काम कर पा रहे हैं। तो सबसे पहली जो रेशियो आती है वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आती है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि देखिए रेवेन्यू से ही इनको कैलकुलेट किया जाता है, फ्रॉम ऑपरेशन इज कंप्यूटेड टू हैव एन आइडिया अबाउट ग्रोस मार्जिन कितना है। मतलब कि अगर मोटा मोटा देखूं तो मेरा कितना मार्जिन है जो मैन्युफैक्चरिंग लेवल का है। तो ग्रॉस प्रॉफिट जब ही निकलता है जब एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट ही नहीं निकलेगा, क्योंकि वो फिर क्या कर रहे होंगे, ट्रेडिंग कर रहे होंगे, उनका सीधा नेट प्रॉफिट निकलता है। तो मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर आपको क्या ग्रोस मार्जिन मिल रहा है वो आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से पता करते हैं। ये रेशियो हमेशा 100 से मल्टीप्लाई होती है, इसलिए ज़्यादातर परसेंटेज में इसको क्या करता है, किया जाता है, रिफ्लेक्ट किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है सबसे पहले कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो परसेंटेज में रिफ्लेक्ट होती हैं। फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100। सिग्निफाई क्या करती है, एक तो बताती है कि ग्रॉस मार्जिन क्या है जो आपने बेचा है रेवेन्यू के मुकाबले। इट आल्सो इंडिकेट मार्जिन अवेलेबल टू कवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो मैन्युफैक्चरिंग के बाद आते हैं, क्या उनको कवर करने की कंडीशन में है, ये भी वहाँ से पता चल जाता है। जितनी ये लो रेशो होगी वो बिज़नेस के लिए अनफेवरेबल होगी, क्योंकि इसका मतलब आप परचेज और सेल पॉलिसी ढंग से नहीं कर पा रहे, इस वजह से आप सिर्फ ग्रॉस मार्जिन को भी अच्छा नहीं पा रहे। जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब आपका बिजनेस सही दिशा में जा रहा है। दूसरी आती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ चलते हैं। जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से जो भी निकले,
अगर उसमें से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता हमें चल जाता है, और इस प्रॉफिट के बेस पर ही हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से रिलेशनशिप में चेक किया जाता है, इनटू में 100 लगाया जाता है, ये लगता है। एक फार्मूला ये भी है इसका कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो क्या होती है ये अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, ये डिफरेंस आपको समझना है। तो ठीक है, ये ऑपरेटिंग मार्जिन को हमें बताती है कि ऑपरेटिंग लेवल पर हमारा क्या मार्जिन है, उसको ये हमें रिफ्लेक्ट कर कर बताती है। सिग्निफिकेंस अगर आ जाए तो वही, एक तो पहला यही है कि ऑपरेटिंग मार्जिन बताती है कि जितना आपने माल बेचा है क्या आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तक कवर कर पा रहे हैं, बिजनेस को चलाने के खर्चे तक आप क्या कवर कर पा रहे हैं अपनी सेल से। इट आल्सो इंडिकेट मार्जिन अवेलेबल टू कवर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। इट हेल्प टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एंड थ्रो लाइट ऑन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। तो वो ये भी बताता है कि बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है और कंपनी की ऑपरेशनल फॉर एफिशिएंसी क्या है। तो इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर इंटर फर्म एज वेल एज द इंट्रा फर्म कंपेरिजन। तो इसके थ्रू आप कंपनी के अंदर की परफॉर्मेंस को भी कंपेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ आप दूसरी किसी कंपनी से कंपेयर करना चाहते हैं तो आप उससे भी कंपेयर कर पा सकते हैं कि ऑपरेटिंग लेवल पर दो डिफरेंट कंपनी कैसे कमा पा रही हैं। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो थी। अब आती है हमारी ऑपरेटिंग रेशो। देखिए यहाँ ऑपरेटिंग वर्ड यूज़ हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। कॉस्ट का मतलब लागत, जैसे आपने पीछे देखा था जब एक्टिविटी कर रहे थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो यहाँ आपकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन देखी जाती है। तो आपकी यहाँ पर जो COGS आता है, मतलब कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, या जिसका अब नाम है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये आता है। इसके अंदर आपको क्या प्लस करना होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो जब आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल कर आती है तो उस ऑपरेटिंग कॉस्ट को जब आप सेल से रिलेशनशिप में स्टेब्लिश करते हैं, प्रोपोर्शन में निकालते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर हमारी ऑपरेटिंग रेशियो निकल कर आती है। तो इट इज़ कंप्यूटेड टू एनालाइज द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इन रिलेशन टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का ये फार्मूला है। तो अगर ऑपरेटिंग रेशियो मुझे निकालनी है तो ऑपरेटिंग रेशियो को मैं इधर ले जाऊंगा और 100 में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को माइनस कर दूंगा, तो भी ये मेरा निकल कर आ जाएगा। तो इसको कहा जाता है ऑपरेटिंग रेशियो, जिसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात की जाती है, ना कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। तो पहले तो ये आपको डिफरेंस समझना है। आगे चलते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो आपको क्या सिग्निफाई करती है? तो ऑपरेटिंग रेशियो ये सिग्निफाई करती है, इज कंप्यूटेड टू एक्सप्रेस द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एक्सक्लूडिंग फाइनेंशियल चार्जेस इन रिलेशन टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग जो होते हैं उनको हटाकर आप इसको निकालने की कोशिश करते हो, जिससे आपका ऑपरेशनल एफिशिएंसी पता चल पाए। इट हेल्प टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एंड थ्रो द लाइट ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और ये बहुत अच्छा है किसमें, इंटर फर्म और इंट्रा फर्म कंपेरिजन करने के अंदर। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस थी, अगर पूछा जाए तो आप लिख सकते हो। अब लास्ट से पहले नेट प्रॉफिट रेशियो आती है ऑब्वियसली। अब यहाँ वहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो नेट प्रॉफिट पर है, मतलब कि एवरी टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, रेवेन्यू सब प्लस माइनस कर आपको नेट क्या हुआ प्रॉफिट, वो यहाँ पर देखा जाता है। तो नेट प्रॉफिट रेशियो इज बेस्ड ऑन ऑल इंक्लूसिव कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट। नेट आपको क्या बता, इट रिलेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कि जो भी आपकी रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, मेनली बेसिकली सेल से ही आ रहा है, टू नेट प्रॉफिट से देखा जाता है। मतलब कि सब इनकम एक्सपेंसेस सब एडजस्ट करने के बाद, अब वो चाहे ऑपरेशनल हो चाहे वो नॉन ऑपरेशनल हो, एक्सपेंसेस इनकम सब क्या कर दी जाती हैं, एडजस्ट कर दी जाती हैं। उसके बाद देखा जाता है कि आपको क्या नेट प्रॉफिट हुआ और उसका रिलेशन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से क्या है, वो इस रेशियो के थ्रू हमें पता चलता है। फॉर्मूला बनता है नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो इट इज़ ए मेजर ऑफ नेट प्रॉफिट मार्जिन इन रिलेशन टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये अभी पढ़ लिया था। इट रिफ्लेक्ट ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, एज्यूम ग्रेट सिग्निफिकेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर।
ये इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इसी को देखते हैं, इसी के बेस पर उनको जो भी डिक्लेयर होना है, अब वो चाहे डिविडेंड हो, चाहे वो मार्जिन हो, चाहे वो एक्सपेंशन हो, सब इसी नेट प्रॉफिट पर चलता है। तो इसलिए नेट प्रॉफिट रेशो एक बिजनेस की ओवरऑल एफिशिएंसी को बताती है। नेक्स्ट और लास्ट रेशो जो आती है वो आती है ROI, जिसको हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म ROI है, और इसको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी कहते हैं। इट एक्सप्लेन द ओवरऑल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, जितना पैसा आपके पास था आपने उसको कैसे यूटिलाइज किया बिजनेस के अंदर, वो इस रेशो से हमें पता चलता है। कैपिटल एम्प्लॉय का मीनिंग होता है लॉन्ग टर्म फंड्स एम्प्लॉय इन द बिजनेस, इंक्लूड शेयर होल्डर फंड, डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन। मतलब कि इसमें दो हेडिंग आती है अगर हम बैलेंस शीट की बात करें। पहला है हमारा ये शेयर होल्डर फंड, और दूसरा है हमारा नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट लाइबिलिटी। और फैक्टिटियस एसेट जो होती हैं वो माइनस होती हैं जब जाकर ये निकलता है। ऑल्टरनेटिवली कैपिटल एम्प्लॉयड मे बी टेकन एज द टोटल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, जो आपकी एसेट साइड में होंगी, और वर्किंग कैपिटल को ले लें जिसमें करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर दी जाती है। तो एक तरीके से टोटल एसेट्स में से हम क्या माइनस कर देते हैं, करंट लाइबिलिटी, तो भी क्या आ जाती है हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है। ठीक है, तो टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी माइनस होती है। टोटल एसेट्स में बस फिक्टिटियस एसेट्स नहीं आएंगी, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट वे हैं इसके कैलकुलेशन करने के कैपिटल एम्प्लॉयड के, और इसको फिर रिलेशनशिप में कंपेयर किया जाता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट से पहले और टैक्स से पहले जो प्रॉफिट है उसको इसके बेस पर कंपेयर किया जाता है, कितना पैसा लगा हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड है, फंड की ओवरऑल फंड कितना बिजनेस के अंदर लगा है, उस पर क्या मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, वो यहाँ से हम पता करते हैं। सिग्निफिकेंस अगर देखें तो इट मेज़र, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है, सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट में यूज़ की जाती है। इट मेज़र द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, वो अभी देखा था। इट रिवील द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस इन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, जो पैसा उनके पास था उसको आपने कितने अच्छे ढंग से यूज़ किया। अब वो बाय शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर और लॉन्ग टर्म लोन, जहाँ से भी वो पैसा आया हो। इंटर फर्म कंपैरिजन में ये बहुत कामयाब चीज़ है देखने में कि हम दूसरी कंपनी के मुकाबले कितना रिटर्न पा रहे हैं, जितना पैसा हमने बिजनेस के अंदर लगा रखा है। तो वो प्रॉफिटेबिलिटी को मेज़र करके दिखा देता है आपका दूसरों के साथ कंपेयर कर। इट हेल्प इन असेसिंग वेदर द फर्म इज़ अर्निंग ए हायर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एज कम्पेयर टू इंटरेस्ट रेट पेड। तो ये भी बताता है कि एक कंपनी क्या इस कंडीशन में है कि वो कैपिटल एम्प्लॉयड पर पे ज़्यादा रिटर्न पा रही है उसके इंटरेस्ट देने की मुकाबले, जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो थी उसके हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें इनके थ्रू हम एसेस करते हैं, ओवरऑल एफिशिएंसी एसेस करते हैं बिजनेस की। तो इस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी रेशो भी हमारी ख़त्म हुई। थ्योरिकल फॉर्म में फॉर्मूले मैंने आपके इसमें सब में बताए, सिग्निफिकेंस बताई, तो आपके 1 या 2 नंबर के जो क्वेश्चन आने हैं वो इसके थ्रू आ जाएंगे। साथ ही साथ हमें इन सभी फॉर्मूले की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हुई। अब इनके ऊपर हम क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। तो थैंक यू।